हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स घटना चक्र का दोस्तों पॉलिटी राजनीति शास्त्र दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, यह आपके शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो आप लोग सेशन से जरूर जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके शिक्षक भर्ती के लिए तो है ही महत्वपूर्ण दोस्तों। इसके साथ साथ और जहाँ जहाँ आपका पॉलिटी पूछा जाता है दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका थ्योरी तो कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और इसका 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन भी हम लोग किए हुए दोस्तों। और आज जो दोस्तों करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग 21 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, 21 देखिए फ्रेंड्स, ये 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आज स्टार्ट है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी। 1956 की बात है दोस्तों। देखिए इसका आंसर नहीं दिया गया फ्रेंड्स। इसका सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1956 में पुनर्गठन के बाद बने कुल 14 राज्यों में से 7 द्विसदनीय विधायिकाएं थी। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड बिहार, थर्ड बॉम्बे महाराष्ट्र, चौथा मद्रास तमिलनाडु, पाँचवां मैसूर कर्नाटक, छठा पंजाब और सातवां पश्चिम बंगाल। इनमें से पश्चिम बंगाल में 1969 में, पंजाब में 1970 में तथा तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद का उत्साधन एबोलिशन कर दिया गया था। जम्मू और कश्मीर में विधान परिषद की स्थापना जम्मू और कश्मीर के 1957 में अपनाए गए संविधान के तहत की गई थी। आंध्र प्रदेश में पहली बार विधान परिषद 1958 में स्थापित हुई थी, जिसे 1985 में उत्सादित किए जाने के बाद यहाँ 2007 में पुनः विधान परिषद का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा संविधान अधिनियम 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था, परंतु इस हेतु तारीख नियत न की जाने के कारण यहाँ विधान परिषद की स्थापना नहीं की जा सकी है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं हैं। ध्यातव्य है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के साथ यहाँ विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है फ्रेंड्स। ये दोस्तों न्यूनतम दोस्तों 60 और अधिकतम 500 हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में सिक्किम विधानसभा में 32, गोवा विधानसभा में 40, मिजोरम विधानसभा में 40 तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में कुल 33 निर्वाचित प्लस 3 केंद्र शासित द्वारा नामित सदस्य ही हैं दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। अपवाद में कौन सा है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, अपवाद में एक सिक्किम भी है दोस्तों, जिसमें कि सिर्फ 32 सदस्य हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम ही दोस्तों इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से कथन सही है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका केवल ऑप्शन 2 सही होगा। देखिए दोस्तों, 2 में बोल रहा है कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 170 के 1 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनाधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। स्पष्ट है कि यह कथन एक गलत है। अनुच्छेद 173 के ख के तहत राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अतः कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम दोस्तों ये 500 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करते हैं दोस्तों? तो अनुच्छेद 170 प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करते हैं? तो अनुच्छेद 170 प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निहित की गई है दोस्तों? तो ये 25 ईयर्स। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्नकाल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार दोस्तों
यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। यह प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था और 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसकी अवधि को आगे न बढ़ाते हुए इसे निष्प्रभावी कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सर्वाधिक सदस्य संख्या है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, भारत के सभी राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की सर्वाधिक निर्धारित संख्या उत्तर प्रदेश में 403 है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश में अधिक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अधिक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नानुसार दोस्तों विकल्प अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में 60 है, मणिपुर में 60 है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर इन तीनों में 60 है और उसके बाद है दोस्तों विधानसभा में सदस्यों की संख्या एक समान है, जबकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 68 इनमें से सर्वाधिक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, कौन करता है फ्रेंड्स? भारत का निर्वाचन आयोग करता है दोस्तों, भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है फ्रेंड्स? भारत का निर्वाचन आयोग करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो ये है दोस्तों राज्यपाल। देखिए दोस्तों, कौन एक राज्य के विधानमंडल किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो ये राज्यपाल है। सॉल्यूशन देखिए, अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता राज्यपाल है। हालांकि इस कथन में वह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है, किंतु यदि 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर के तहत किसी सदस्य की निरर्हता का प्रश्न उठे तो विधान परिषद के मामलों में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करेगा। वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस संदर्भ में सभापति अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, तो उपाध्यक्ष को देगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 179 के ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद त्याग विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा तथा उपाध्यक्ष अपना पद अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर देखिए फ्रेंड्स विचार कीजिए। विधानसभा की अध्यक्ष यदि विधानसभा का ही सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। सही है दोस्तों, उसको अध्यक्ष मतलब सदस्य रहना पड़ेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त नहीं दोस्तों, जब तक नया अध्यक्ष न आ जाए तब तक वह अध्यक्ष वही रहता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, दिए कथनों में कथन 1 सही है जबकि कथन 2 सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 179 के खंड क के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। कथन 2 सही नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 179 के दूसरे परंतु के अनुसार जब कभी भी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले पुनः निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। देखिए फ्रेंड्स, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। यह दोस्तों विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स? ये राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 174 के 2 के क के तहत राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा समय समय पर दिया जाता है।
राज्यपाल अनुच्छेद 174 के 2 के ख के अनुसार समय समय पर विधानसभा का विघटन कर सकेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से कथन सही हैं दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दोनों इसका सही होगा। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संयोजन करता है, और जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 176 के 1 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण रूढ़िगत संबोधन करेगा, और इस प्रकार कथन एक सही है। नेक्स्ट दोस्तों, अनुच्छेद 208 के 1 के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन विधानसभा या विधान परिषद अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 208 के 2 के अनुसार जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानीय प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 209 के तहत राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय से पूरा करने के उद्देश्य से किसी वित्तीय विषय से संबंधित सदन सदस्यों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकता है। साथ ही जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। कौन सा सही होगा दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, 3-2। सबसे पहले देखिए शपथ या प्रतिज्ञान होता है फ्रेंड्स, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होता है दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों मंत्रियों का परिचय होता है, तो फिर निधन संबंधी उल्लेख होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए फ्रेंड्स, विधानसभा की कार्रवाई में प्रथम सत्र में पहले शपथ या प्रतिज्ञान, फिर राज्यपाल का अभिभाषण और फिर मंत्रियों का परिचय होता है तथा उसके पश्चात पूर्व वर्तमान सदस्यों के निधन संबंधी उल्लेख के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, राज्य विधानसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है दोस्तों? ये ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। इसका देखिए 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सोल्यूशन देखिए इसका, संविधान के अनुच्छेद 189 के 3 के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग इसमें से जो भी अधिक होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राकलन समिति को के नियंत्रणाधीन नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, गृह विभाग नहीं है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार प्रश्नगत विभागों में से सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के प्राकलन समिति को एक नियंत्रणाधीन है, जबकि गृह विभाग के प्राकलन समिति खंड बी के नियंत्रणाधीन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में भाग लेती है दोस्तों? किन निर्वाचन में भाग लेती है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, इसके निर्वाचन में भाग लेती है दोस्तों। देखिए 3 में दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों में तो भाग लेती ही है दोस्तों, राज्य विधान परिषद के सदस्यों में भी भाग लेती है दोस्तों। और उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी दोस्तों ये विधानसभा का सदस्य भाग लेता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति में भाग नहीं लेता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 के ख, राज्यसभा के सदस्यों अनुच्छेद 84-80 के 4 तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों अनुच्छेद 173 के 3 के घ के निर्वाचन में भाग लेती है। और अनुच्छेद 66 के 1 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। संचित निधि का संचालन दोस्तों न ही राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, न ही वित्त मंत्री के द्वारा, न ही मुख्यमंत्री के द्वारा। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है दोस्तों।
और निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो ये दोस्तों किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है दोस्तों राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के 2 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप ही की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएगी और अनवेशित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन हेतु राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए यह निधि राज्यपाल के व्यवनाधीन रखी जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है दोस्तों? कौन सा सही है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार संबंधी उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? ये दोस्तों 3 माह के से अधिक तक नहीं रह सकता है फ्रेंड्स। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद के कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो 3 माह से अधिक तक नहीं रह सकता है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 197 के 1 के ख के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? फ्रेंड्स, ये 4 माह तक ये साधारण विधेयक को रोक सकती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक को भिन्न विधेयक मतलब साधारण विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक मतलब इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकती है। धन विधेयकों को विधान परिषद को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, राज्य में धन विधेयक मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198 के 1 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा दोस्तों? वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व खुल जाए तो गोपनीयता का उल्लंघन होने के कारण वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 207 के 1 के तहत अनुच्छेद 198 के खंड 1 के उपखंड क से 4 तक के प्रावधानों वाला कोई भी विधेयक अर्थात धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 164 के तहत। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये गलत होगा दोस्तों। फर्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं दोस्तों और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 163 के 1 के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वो अपने कृत्यों या उनसे किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा
स्पष्टतः राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृतियों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर कर सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है फ्रेंड्स? ये 12 हो सकती है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 के क में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही नहीं है? तो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है दोस्तों। ये गलत है दोस्तों, बाद बाकी सही है दोस्तों। देखिए, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति होता है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। अतः विकल्प ए में प्रस्तुत कथन सही नहीं है, अतः प्रश्नगत कथन सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है दोस्तों? तो 6 माह तक। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, जिसका संविधान के अनुच्छेद 164 के 4 में प्रावधानित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह के किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अतः राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है, और यदि 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसका कौन से ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ये गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया जाता है, उसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है। चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निर्हरित हो जाता है, भले ही यह कारावास से मुक्त हो चुका हो। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 4 के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 173 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है तथा निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेकर हस्ताक्षर करता है। वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का है। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हैं जो उस उद्देश्य से संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए। संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्य विधानसभा के निर्वाचन 9 में मतदान कर सकता है, परंतु विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 एवं 30 वर्ष है। अतः कथन एक सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में कतिपय अपराधों के लिए दोषी सिद्धि पर निर्भरता का वर्णन है फ्रेंड्स। धारा 8 के 1 के अंतर्गत दिए गए विशिष्ट अपराधों के लिए जुर्माने या कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से निर्रहित होगा और उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्रहित बना रहेगा। धारा 8 के 3 के अनुसार सिद्धदोष अपराध और न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से निर्रहित होगा और उसे छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्रहित बना रहेगा। इसके तहत अस्थायी तौर पर निर्रहित किए जाने का प्रावधान नहीं है, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? ये राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164 के 5 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। कौन से कथन सही है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 1, 2, 4। एक देखिए, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। 2 देखिए, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, ये भी सही है। 4 देखिए, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है।
और 3 देखिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। ये दोस्तों ऑप्शन गलत है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 167 से उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल से को संसूचित करे। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे तथा किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? ऑप्शन डी इसका सही होगा अनुच्छेद 167। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है दोस्तों तो 5 वर्ष की होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता था और विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है और वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे विधानसभा ने बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। अतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है परंतु उसे सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक माना जा सकता है। ज्ञातव्य है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर राज्य संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष प्रावधानित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। यह 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों। ये सुचेता कृपलानी है दोस्तों 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ सही होगा। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य के विशद अनुभव, प्रशासनिक प्रतिष्ठा एवं वरीयता आदि के आधार पर की जाती है। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही है इसका, मुख्य सचिव के द्वारा दोस्तों, मुख्य सचिव के द्वारा। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है दोस्तों? तो मुख्य सचिव के द्वारा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका एक बार, राज्य विधान सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाले सभी नस्तियाँ फाइल्स मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है क्योंकि वह मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाला कार्यों का प्रभारी होता है। इसके अतिरिक्त वह सामान्य प्रशासन विभाग में प्रशासन का सचिव है तथा शासन के समस्त सचिवों का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में अयोध्या पटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी बिहार का नहीं किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी दोस्तों? तो ये बिहार की नहीं की गई थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या पटना के पश्चात भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। बिहार में 1980 के बाद 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इस प्रकार सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है दोस्तों? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश प्रस्तावित किया है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण लागू किया गया था जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आरक्षण को 4% बढ़ा करते हुए ताकि कुल आरक्षण 50% की सीमा में
रहे पुनः आरक्षण लागू किया था, जिसे यद्यपि पुनः उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। तथापि मार्च 2010 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निर्णय देते हुए इस आरक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अब यह मामला संविधान पीठ के समक्ष संलंबित है। और वर्ष 2017 में तेलंगाना राज्य के विधायिका द्वारा मुसलमानों के लिए आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 12% करने हेतु विधेयक पारित किया गया था, जिसे लागू नहीं किया जा सका है। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? तो ये दोस्तों गोवा है, और अभी वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड कॉमन सिविल कोड लागू है। वस्तुतः यहां सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हम अपने सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, और ये चैप्टर भी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।